नमस्कार दोस्तों, करंट की क्लास में आपका बेहद स्वागत है। क्लास कैसी लग रही है आप बताइए। और कई क्लासों के बाद आपका टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो एक रिवीजन क्लास रखी जाएगी करंट की, लेकिन अभी 1-2 सप्ताह बाद, ठीक है। तो शुरू किया जाए और आपके लिए थोड़ा सा कोटेशन है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। ये जबरदस्त कोटेशन आपके लिए है। हताश नहीं होना है। कहते हैं ना कि जब लगातार कोशिश किया जाए तो वक्त खुद कहने लगता है कि ठीक है बेटा, आप एक सिलेक्शन के बाद दूसरा सिलेक्शन, दूसरे के बाद तीसरा सिलेक्शन। ये कोटेशन आपके लिए है। इस कोटेशन को आप याद रखिए और इसी याद के साथ आप पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, करंट का पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, जून 2024 में पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 1 मिनट यातायात, देखिए इधर ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट यातायात योजना कहाँ लागू किया है। तो ये योजना पहले लागू थी, लेकिन कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया गया था और पुनः इसको लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका शिमला। कहाँ लागू किया गया है? शिमला। और शिमला कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश। तो जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपने सुना भी होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो वहीं पर भीड़ को मतलब यातायात को कम करने के लिए उन्होंने 1 मिनट यातायात, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट के लिए यातायात को रोका जाएगा और 20-25 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद इसको जो है पुनः छोड़ा जाएगा। तो फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। तो यातायात इससे क्या होगा, उसमें जो है जाम नहीं लगेगा। उस जाम को और यातायात को सही प्रबंधन लाने के लिए सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें से थोड़ी बात अगर हम और करें कि यही हिमाचल प्रदेश में है, आपने सुना होगा धर्मशाला। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि धर्मशाला, ये धर्मशाला क्यों प्रसिद्ध है। तो आपने सुना होगा कि हमारे भारत में अभी इस समय चल भी रहा है कि 2 प्रकार का मानसून आता है। ये 2 प्रकार का मानसून कौन सा है? एक आपका है अरब की खाड़ी वाला मानसून और एक है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। और ये मानसून जब आता है भारत में तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी में और एक चला जाता है अरब सागर में। तो अरब सागर वाला मानसून पश्चिमी घाट में वर्षा करते करते गुजरात, राजस्थान होते हुए ये इधर उत्तर प्रदेश, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून इधर ये अराकॉन मेमो पर्वत से टकराने के बाद इधर मुड़ जाता है और इधर गारो खासी जयंतिया से होते हुए ये भी आपका उत्तर प्रदेश में के आसपास आता है। तो ये जो ये मानसून आता है ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ठहरता है। और ये दोनों मानसून कहाँ मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में दोनों मानसून बारिश करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये धर्मशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो अरब सागर वाला मानसून है ये यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, करंट का दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है कि शिमला में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए यात्रा के समय कम से कम 1 मिनट का यातायात फिर से लागू किया गया है। इसका मतलब ये पहले से लागू था। शिमला में वाहनों की संख्या कितनी है? 80,000 से ज्यादा है। शिमला मतलब राजधानी जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। ये सब आपको बताया गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है 20 से 30 सेकंड के लिए यातायात छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए यातायात को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राजधानी स्थापना हिमाचल प्रदेश की कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी क्या है? शिमला, जहां पे योजना लागू की गई है। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला हैं, ठीक है। इसको भी नोट करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? तो मानव रहित प्रणाली बल किस देश ने लागू किया है? आप देख लीजिए कौन है। तो वो देश कौन सा है? यूक्रेन। कौन सा देश है? जिसकी राजधानी क्या है? कीव। मानव रहित प्रणाली बल, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है रोबोट प्रणाली को लागू किया जाएगा। मतलब जो बल प्रणाली है उसमें मानव को नहीं लगाया जाएगा। लगाया किसको जाएगा? तो रोबोट बल प्रणाली को इसमें लगाया जाएगा। ये आपसे इसमें पूछ रहा था कि मानव रहित प्रणाली बल ये किसने लागू किया है? तो यूक्रेन ने लागू किया है। और अगर हम इसमें से थोड़ी सी बात और देखें
कि अभी आपने सुना होगा कि यूक्रेन और रूस को लेकर, अभी क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यूक्रेन और रूस को लेकर एक शांति समझौता बुलाया गया था। तो शांत समझौता कहाँ बुलाया गया था, तो इसको आपको बताना है। शांत समझौता कहाँ बुलाया गया था, इसका मैंने आपको बताया भी था, स्विट्जरलैंड में बुलाया गया था, स्विट्जरलैंड। तो उसमें से रूस नहीं शामिल था, उसमें केवल यूक्रेन था। तो इसमें बहुत सारी बातें घटी थी। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि रूस की संपत्ति से यूक्रेन को कितना अरब डॉलर जो है ऋण के तौर पर दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 50 अरब डॉलर। इसका भी समझौता हो गया था, 50 अरब यूएस डॉलर, 50 अरब यूएस डॉलर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए था, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है, देखिए इधर, हरियाणा सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर कितने परसेंट घटने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर होगा 27%। कितना परसेंट? 27% बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर हम किसकी बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन इस समय चर्चा में बने हुए हैं। अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है इसमें। ओबीसी आरक्षण, पहला इसका था कि 102वां संविधान संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन, इसको नोट करिए कहीं पे, संविधान संशोधन। तो ये 102वां संविधान संशोधन क्या था, तो इसमें ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो ओबीसी आरक्षण है, ये किसको दे दिया गया था? ओबीसी आरक्षण में कौन सी जातियां शामिल होंगी, तो ये अधिकार किसको दिया गया था? राष्ट्रपति को दिया गया था। फिर इसी संविधान संशोधन में कुछ संशोधन किया गया और एक नया संविधान संशोधन लाया गया था, 105वां संविधान संशोधन। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन, इसको भी नोट करिए, संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो जो ओबीसी संशोधन था 102वां वाला, इसमें फिर बदलाव किया गया कि जो ओबीसी आरक्षण है, आपका ओबीसी आरक्षण है, इसमें से कितनी जातियां शामिल होंगी, ये अधिकार अब किसको दे दिया गया? राज्य सरकार को दे दिया गया। तो जब ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया, इसी कारण हरियाणा सरकार ने ओबीसी आरक्षण 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 27% करने की घोषणा कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए। ओबीसी आरक्षण पहले किसमें था? 102वां संविधान संशोधन बढ़ाया गया था और ये अधिकार किसको दिया गया था? राष्ट्रपति को। लेकिन जो 105वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें से ये अधिकार राष्ट्रपति के पास से हटके कहाँ आ गया है? राज्य सरकार के पास आ गया कि ओबीसी में कितनी जातियां शामिल होंगी, ये अधिकार अब राज्य सरकार के पास आ गया है। तभी से हरियाणा सरकार ने 15% ओबीसी आरक्षण को कितने परसेंट कर दिया? 27%। दूसरा अगला क्वेश्चन है, किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। कौन सा देश होगा? चीन। देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखो लिखा हुआ है, चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में पहली सफलता प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो है अपना भारत। कौन सा है? भारत। मिट्टी लाने में पहली सफलता किसने प्राप्त किया है? तो उसका आंसर है चीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है, तो वो भी चांद से है। आर्टेमिस मिशन किसका है? तो यूएसए का है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन भारत ने चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में सफलता पहुंचने की सफलता प्राप्त की, अंधेरे हिस्से में सफलता प्राप्त की। और जिस रॉकेट से इसने भेजा गया था, उसका नाम था LVM। क्या नाम था? LVM 3rd M4।
और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सफलता कब मिली थी, तो इसकी डेट है 23 अगस्त 2023। इसीलिए ये जो है 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक 23 अगस्त को कौन सा दिवस, एक नया दिवस मनाने की घोषणा किया था, और उस दिवस का नाम है अंतरिक्ष दिवस। इसको भी नोट करिए कि प्रत्येक 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जहां पर ये चांद उतरा था, हमारा मिशन जहां पे उतरा था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति। इसको भी नोट करिए, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा क्या है। 18वीं लोकसभा है, इसके अभी नए नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक अध्यक्ष कौन है, देखिए आपके सामने तस्वीर है, ओम बिरला। इनके बारे में आपको अच्छे से देखना है और अच्छी जानकारी हासिल करना है। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष 2024 में कौन बने हैं, ओम बिरला। तो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। तो जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। क्या हो जाएगा, ओम बिरला। ये ओम बिरला हो जाएंगे, ये अभी बने हैं। अगर हम बात करें किस पार्टी के हैं, तो ये बीजेपी पार्टी के हैं। और ये सांसद कहाँ के हैं, ये सब पॉइंट्स नोट करिए। सांसद कहाँ के हैं, तो राजस्थान कोटा से हैं। कहाँ से हैं, राजस्थान कोटा से हैं। और अगर हम बात करें ये कितनी बार सांसद बन चुके हैं कोटा से, तो 3 बार कोटा से सांसद बन चुके हैं। और अगर हम बात करें ये कब से सांसद बने हैं, तो ये 2014, 2015, 2019 और 2024, ये 3 बार सांसद बन चुके हैं। और इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले वहीं से ये विधायक थे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ओम बिरला कितनी बार सांसद बन चुके हैं, तो 3 बार, और कितनी बार विधायक बन चुके हैं, तो ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करिए। अगर हम और बात करें कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इनके बारे में और बात करें हम, क्या नाम है इनका, ओम बिरला। नोट करिए, ओम बिरला। अगर जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इन्होंने किसको हराया है, तो ये आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो क्या नाम है इनका, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है के सुरेश। के सुरेश, और के सुरेश को इन्होंने पराजित किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और के सुरेश कहाँ के सांसद हैं, इसको भी नोट करिए। के सुरेश सांसद कहाँ के हैं, तो के सुरेश जो है केरल के सांसद हैं। केरल से सांसद हैं के सुरेश, इनको पराजित किया है। और कितनी बार सांसद बन चुके हैं, तो ये 8 बार सांसद बन चुके हैं। 8 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन है इसमें से, कि ओम बिरला जो अध्यक्ष बने हैं, इनको शपथ ग्रहण किसने करवाया है, शपथ ग्रहण। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शपथ ग्रहण किसने करवाया है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटेम स्पीकर किसने कराया है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन है इस समय, अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो अभी बने थे, आपने नाम भी सुना होगा, भर्तृहरि। क्या नाम था, भर्तृहरि मेहताब। नोट करिए, मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। इन्होंने, और इनको शपथ ग्रहण किसने करवाया था, तो इनकी नियुक्ति और शपथ ग्रहण दोनों राष्ट्रपति ने करवाया था। शपथ ग्रहण और नियुक्ति, इनकी नियुक्ति और शपथ ग्रहण किसने करवाया था, तो राष्ट्रपति ने करवाया था। ये भर्तृहरि मेहताब कहाँ के सांसद हैं, तो ये कटक उड़ीसा के सांसद हैं। कटक कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा, ये यहाँ से सांसद हैं। ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी आप नोट करिए, प्रोटेम स्पीकर, जो ये प्रोटेम पूछा गया है कि प्रोटेम ये शब्द कौन सी भाषा का है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, हो सकता है पूछा जाए आपसे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये तभी तक काम करता है जब तक कि
लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है। अगर हम बात करें कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, अगले पेज पे देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष, नोट करिए जरा इसको भी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका संबंध किस अनुच्छेद से है, या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, क्या बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष का पद, अगर हम पद की बात करेंगे तो पद का जो संबंध है ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेखित है। कहाँ पे उल्लेखित है, 93 में। और इसके पहले मैं जो आपको पढ़ाया था कि लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, इनका जो पद है ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, 95+1 अनुच्छेद 95 के 1 में इसका उल्लेख दिया गया है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो अध्यक्ष होता है इसको पदमुक्त करना होगा, अगर पदमुक्त करना है तो फिर ये कहाँ पे उल्लेखित है संविधान में, तो पदमुक्त करने के लिए इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 94 में दिया गया है। कौन कर सकता है, तो लोकसभा के, इसको भी नोट करिए कहीं पे, लोकसभा के 50% और +1 है ना सदस्य अगर बहुमत पारित कर देंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को पदमुक्त माना जाएगा। इसको भी नोट करिए। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये अनुच्छेद 94 में लिखी हुई है। और ये 94 में एक बात और लिखी हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, क्या देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो वो किसको देगा, तो वो उपाध्यक्ष को देगा। ये भी बात कहाँ लिखी हुई है, ये भी 94 में बात लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है और क्या बदलाव आए हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा विपक्ष का नेता किसके बनाया गया है, विपक्ष का नेता, इसको भी नोट करिए, विपक्ष का नेता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसको स्टार बना लीजिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए, यहां से नहीं पूछा जाएगा तो पिछली क्लासों से पूछा जाएगा। लोकसभा विपक्ष का नेता 2024 में, या आप कह सकते हो कि 2024 कह सकते हो, या 18वीं लोकसभा कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें किसको बनाया गया है, तो इसमें राहुल गांधी को बनाया गया है, राहुल गांधी को बनाया गया विपक्ष का नेता। राहुल गांधी कहाँ के सांसद हैं, इसको भी नोट करिए। राहुल गांधी जो सांसद हैं ये रायबरेली के हैं। कहाँ के हैं, रायबरेली के। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 18वीं लोकसभा के सांसद हैं, कहाँ के हैं, 18वीं लोकसभा के सांसद हैं राहुल गांधी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे हम कहते हैं आपसे कि 18वीं लोकसभा विपक्ष का नेता कौन है, राहुल गांधी है। और अगर हम बात आपसे करें तो इसको आप कह सकते हो कि 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था, इसका बताएंगे आंसर, विपक्ष का नेता कौन था, विपक्ष का नेता। तो आंसर क्या बनेगा इसका, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, इसमें जो विपक्ष का नेता है किसी को नहीं बनाया गया था। क्यों नहीं बनाया गया था, तो इसी बात को आपको नोट बना के लिखना है। ठीक है, इसी बात को आपको नोट बना के लिखना है, नोट बनाइए और लिखिए इसको कि लोकसभा में विपक्ष का नेता, लिखिए जरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता उसे बनाया जाता है जो लोकसभा की कुल सीटों का या तो 10% और या 55 सीट पार्टी हासिल करे, पार्टी क्या कर ले, हासिल करे। तो पिछली बार किसी भी पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी, केवल बहुमत से सरकार बनी थी बीजेपी की, तो ये सीटें नहीं थी, तो इसलिए विपक्ष का नेता कोई नहीं बन पाया था 17वीं लोकसभा में। और इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष में जो राहुल गांधी हैं, कौन सी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और कांग्रेस ने इस बार जो है
कितनी सीटें जीती हैं, तो आपको पता है कांग्रेस की इस बार सीटें कितनी हैं, 99 सीट है। तो इनको लाना कितना था, 55 सीट लाना था, और इस बार है कितनी, तो 99 है। इसीलिए 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी से है, राहुल गांधी। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि जो 18वीं लोकसभा है, और इसको भी नोट करिए, 18वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है, सदन का नेता। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सदन का नेता कौन है, तो वर्तमान का पीएम होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं सदन के नेता। तो इस समय सदन के नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, तो ये भी बदल गए हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता, तो इनको भी नोट करिए। राज्यसभा में जो सदन का नेता बने हैं वो कौन बने हैं, तो इन्होंने जो है, इनका नाम है जेपी नड्डा। क्या नाम है, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ने किसका स्थान हासिल किया है, तो ये पीयूष गोयल का स्थान हासिल किया है। किसका, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल का स्थान किसने लिया है, जेपी नड्डा ने लिया है। जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री भी हैं, और इन समय ये कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है, जेपी नड्डा। तो इसको भी आप नोट करिए, जेपी नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय है, और इन्हें ही सदन का, राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है, जेपी नड्डा को। थोड़ी सी बात और करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए, कि जब लोकसभा में और राज्यसभा में जब किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है, तो आपने सुना होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा, इसको भी नोट करिए कहीं पे, राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नाम क्या है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, इसको भी नोट करिए, संयुक्त अधिवेशन। तो ये संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है। कौन बुलाता है, आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद से, 108 से। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, तो लिख लीजिए, अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और ये बात कहाँ लिखी हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, तो ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 118 में। ये कहाँ लिखी हुई है, 118 में लिखी हुई बात है कि जब कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है, तो उसका एक संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 118 में लिखी हुई है। लेकिन एक बात और नोट बना के लिखना कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया किस विधेयक को नहीं जाता है, इसको भी नोट बना के लिखिए कि धन विधेयक में यदि धन विधेयक को लेकर लोकसभा, इसको भी नोट करिए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विधेयक ऐसा है जिसको अगर उसको लेकर कोई मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, तो वो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक। अगर धन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये था लोकसभा अध्यक्ष, मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आया, वही ओम बिरला के बारे में दिया गया है कि ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मोदी सरकार के लिए पहली शक्ति परीक्षण की विपक्ष के नेता, ये लोग विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार सुरेश, आपको बताया गया है के सुरेश कहाँ के सांसद हैं, केरल, को मैदान में उतारा। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए, वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले 6वें स्पीकर हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है।
हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बात ये करेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे इसको भी नोट करिए कहीं पे कि लोकसभा के पहले जनजातीय स्पीकर कौन थे, लिखिए जरा। लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष, लोकसभा के पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, इसको भी नोट करिए, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीए संगमा। क्या नाम हो जाएगा? पीए संगमा। और इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए ये कि सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन बना रहा, तो इसका आंसर भी लिख लीजिए, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन था, इसका भी नाम लिख लीजिए, बलराम झाखड़। क्या नाम था? बलराम झाखड़। ठीक है, इसका भी नाम नोट कर लीजिए और पीए संगमा का भी नाम नोट कर लीजिए। और आपसे अगर पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसको भी नोट करिए, लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन थी? तो उनका नाम था मीरा कुमार, एक आईएएस अधिकारी थी पहले, मीरा कुमार। इनके पिता का नाम था जगजीवन राम। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे उनका नाम था जगजीवन राम। क्या नाम था बेटा? इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? उनका नाम था जगजीवन राम। ये जगजीवन राम वही हैं जो सबसे अधिक समय तक इनके पास मंत्रालय था। कौन सा? श्रम मंत्रालय। सबसे पहली बार इन्हीं को दिया गया था श्रम मंत्रालय। लगभग 35 साल तक इनके पास ये मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय। अधिक समय तक मंत्री बनने वाले यही हैं, जगजीवन राम। ठीक है बेटा, ये मीरा कुमार हो गई। और दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो उनका नाम था सुमित्रा महाजन। क्या नाम था? सुमित्रा महाजन। ये दूसरी लोकसभा अध्यक्ष हैं, सुमित्रा महाजन। अभी तक रिकॉर्ड में अगर देखा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष में कितनी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया है, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। और दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाले हैं। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी उमालंकर थे, जिनको सबसे पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उनको लोकसभा अध्यक्ष का जनक भी कहा जाता है। 1952 में बने थे लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 64वीं आईएसओ परिषद की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें आईएसओ की, किसकी बात करेंगे? आईएसओ परिषद। तो इसको भी देख लीजिए, आईएसओ परिषद, इसको नोट करिए, आईएसओ परिषद। इसकी बात क्या करेंगे हम? इसका फुल पहले तो आप देख लीजिए कि आईएसओ परिषद है क्या, तो फिर बात करें। तो आप लिखो जरा, इसका फुल नेम लिखो जरा, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना लिख लीजिए, स्थापना इसकी 1968 में की गई थी। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय कहाँ हुआ, तो मुख्यालय इसका लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। और अगर अब बात करें कि 2023 में इसकी बैठक कहाँ बैठी थी, तो 2023 में कौन सी बैठक होगी? 63वीं बैठक, आईएसओ की 63वीं बैठक। तो जो बैठक बैठी थी, तो ये कहाँ बैठी थी? लंदन में ही आयोजित की गई थी। और उसी समय घोषणा कर दी गई थी कि जो अगला अध्यक्षता भारत को दिया जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2024 में, कब? 2024 में आईएसओ की 64वीं बैठक कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर आपके पास है, ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ है? ये नई दिल्ली भारत में है।
और भारत में नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली में कहाँ किया गया है? तो ये भारत मंडपम में किया गया है। इसको भी नोट करिए, भारत मंडपम, भारत मंडपम, जहाँ पे G20 का आयोजन किया गया था, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही है, आगे फिर मिलेंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।